आज हम एक ऐसी छिपी हुई जंग की बात करने जा रहे हैं जो लड़ी तो पर्दे के पीछे जा रही है, लेकिन इसके झटके पूरी दुनिया महसूस कर सकती है। ये कहानी है अमेरिका और ईरान की। एक ऐसा कॉन्फ्लिक्ट जो सिर्फ दो देशों के बीच नहीं बल्कि पूरी दुनिया की इकोनॉमी को हिला सकता है। देखिए, ये सिर्फ दो देशों की लड़ाई नहीं है, ये तेल, डॉलर और न्यूक्लियर वेपन्स का एक बहुत ही खतरनाक खेल है जिसमें दांव पर पूरी दुनिया की स्टेबिलिटी लगी हुई है। तो सवाल ये उठता है कि आखिर ये दो देश जो एक जमाने में दोस्त हुआ करते थे, आज एक दूसरे के इतने बड़े दुश्मन कैसे बन गए? इस दुश्मनी की असली जड़ क्या है? चलिए इस पूरी कहानी को परत दर परत समझने की कोशिश करते हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है आज से लगभग 70 साल पहले, एक ऐसे दौर में जब भरोसे की जगह शक और नफरत के बीज बोए गए थे। बात है 1950s की। उस वक्त ईरान का जो तेल था वो ईरानियों का था ही नहीं। सारा का सारा मुनाफा ब्रिटेन और दूसरे वेस्टर्न देश ले जाते थे। फिर 1951 में ईरान के डेमोक्रेटिकली चुने हुए प्राइम मिनिस्टर मोहम्मद मुसादिक ने एक बहुत बड़ा कदम उठाया। उन्होंने पूरी ऑयल इंडस्ट्री को नेशनलाइज कर दिया ताकि उसका फायदा सीधे ईरान के लोगों तक पहुंचे। लेकिन ये बात अमेरिका और ब्रिटेन को बिल्कुल पसंद नहीं आई। तो 1953 में CIA और MI6 ने मिलकर ऑपरेशन एजेक्स लॉन्च किया। मुसादिक की सरकार को गिरा दिया और वापस अमेरिका के करीबी शाह को गद्दी पर बैठा दिया। ईरान के लोगों के लिए ये एक बहुत बड़ा धोखा था, एक अपमान, और कहते हैं कि यहीं से डेथ टू अमेरिका के नारों की असल शुरुआत हुई। अब कहानी में एंट्री होती है उस सिस्टम की जिसने अमेरिका को दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमिक सुपर पावर बनाया। ये खेल है डॉलर्स और ऑयल का। देखिए, 1971 तक क्या था कि अमेरिकी डॉलर सोने से जुड़ा हुआ था, मतलब गोल्ड स्टैंडर्ड। लेकिन फिर आया निक्सन शॉक। प्रेसिडेंट निक्सन ने अचानक ये सिस्टम ही खत्म कर दिया। अब सवाल ये था कि अमेरिका अपनी इकोनॉमिक बादशाहत कैसे बनाए रखेगा। उसे एक नए हथियार की जरूरत थी, और वो नया हथियार था पेट्रो डॉलर सिस्टम। एक बहुत ही सिंपल लेकिन जबरदस्त ताकतवर समझौता। क्या था ये? यही कि सऊदी अरब और दूसरे बड़े तेल बनाने वाले देश अपना सारा तेल सिर्फ और सिर्फ अमेरिकी डॉलर्स में ही बेचेंगे। अब ये सिस्टम एक साइकिल की तरह काम करता है। इसे समझिए, पूरी दुनिया को तेल चाहिए, राइट? अब तेल खरीदने के लिए देशों को पहले अमेरिकी डॉलर खरीदने पड़ते हैं। इससे क्या होता है? डॉलर की डिमांड हमेशा परमानेंटली बनी रहती है, और फिर तेल बेचकर जो खरबों डॉलर ये देश कमाते हैं वो वापस अमेरिकी इकोनॉमी में ही इन्वेस्ट कर दिए जाते हैं। इसी पैसे से अमेरिका की मिलिट्री और इकोनॉमी और मजबूत होती जाती है। और इतिहास गवाह है, सद्दाम हुसैन से लेकर गद्दाफी तक जिसने भी इस साइकिल को तोड़ने की हिम्मत की, उसका अंजाम हम सब ने देखा है। चलिए अब बात करते हैं इस लड़ाई के सबसे खतरनाक पहलू की, ईरान का न्यूक्लियर प्रोग्राम। ईरान इसे अपनी अल्टीमेट इंश्योरेंस पॉलिसी मानता है। लेकिन इसमें एक बहुत बड़ी आयरनी है, पता है? बात है 1957 की। एटम्स फॉर पीस प्रोग्राम के तहत खुद अमेरिका ने ही ईरान को उसकी पहली न्यूक्लियर टेक्नोलॉजी दी थी। लेकिन फिर आया साल 1979 और ईरानियन रेवोल्यूशन ने पूरा का पूरा गेम ही पलट दिया। अमेरिका का जो दोस्त था शाह, वो देश छोड़कर भाग गया और ईरान बन गया एक इस्लामिक रिपब्लिक जो अमेरिका का कट्टर दुश्मन था। मतलब एक ही झटके में अमेरिका का साथी उसका सबसे बड़ा दुश्मन बन गया। तो आखिर ये सारा विवाद है किस चीज को लेकर? ये है यूरेनियम एनरिचमेंट। देखिए, बिजली बनाने वाले न्यूक्लियर पावर प्लांट के लिए यूरेनियम को सिर्फ 3 से 5% तक एनरिच करना होता है। लेकिन अगर आपको एटम बम बनाना है तो इसे 90% तक ले जाना पड़ता है। और बस यही अमेरिका और इजराइल का सबसे बड़ा डर है। और ये डर बेवजह बिल्कुल नहीं है। 2021 तक ईरान 60% एनरिचमेंट के लेवल तक पहुंच चुका था। अब आप समझिए, 60% से 90% यानी वेपन ग्रेड तक पहुंचना सिर्फ एक छोटा सा टेक्निकल स्टेप है। इसीलिए ये अमेरिका के लिए एक रेड लाइन है जिसे वो क्रॉस नहीं होने देना चाहता। आज की तारीख में ये लड़ाई तोपों और टैंकों से नहीं बल्कि नए जमाने के हथियारों से लड़ी जा रही है, और वो हथियार हैं प्रॉक्सी, इकोनॉमिक सैंक्शंस और टूटे हुए वादे। ईरान की स्ट्रैटेजी है डायरेक्ट जंग से बचने की। वो फॉरवर्ड डिफेंस की पॉलिसी अपनाता है। इसका मतलब है कि वो पूरे मिडल ईस्ट में अपने प्रॉक्सी ग्रुप्स का एक नेटवर्क इस्तेमाल करता है जिसे एक्सिस ऑफ रेजिस्टेंस कहा जाता है। चाहे वो हमास हो, हिजबुल्लाह हो या यमन के हुती, ये सब ईरान के लिए अमेरिका और उसके साथियों से लड़ते हैं, और इससे ईरान सीधे सीधे लड़ाई में आने से बच जाता है। बीच में 2015 में एक उम्मीद जगी थी।
जब JCPOA यानी ईरान न्यूक्लियर डील साइन हुई थी। ईरान ने वादा किया कि वो अपना न्यूक्लियर प्रोग्राम लिमिट में रखेगा और बदले में उस पर से इकोनॉमिक पाबंदियां हटा ली गईं। सब ठीक लग रहा था, लेकिन फिर 2018 में प्रेसिडेंट ट्रंप ने इस डील को एक ब्लंडर बताया और अमेरिका को इससे बाहर खींच लिया और ईरान पर पहले से भी ज्यादा कड़े सैंक्शंस लगा दिए। इसका नतीजा क्या हुआ? ईरान ने भी डील की सारी शर्तें तोड़ दीं और अपने यूरेनियम एनरिचमेंट प्रोग्राम को और तेजी से आगे बढ़ा दिया। तो ये जो प्रॉक्सी वॉर और इकोनॉमिक प्रेशर का खेल चल रहा है, इसमें कौन जीतेगा ये कहना बहुत मुश्किल है। आपको क्या लगता है? नीचे कमेंट्स में जरूर बताइएगा। तो अब सबसे बड़ा सवाल कि अमेरिका और ईरान की इस लड़ाई से बाकी दुनिया को क्या लेना देना, क्यों फर्क पड़ना चाहिए? जी, फर्क पड़ता है और बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। ये है स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज, सिर्फ 33 किलोमीटर चौड़ा एक समुद्री रास्ता। लेकिन ये इतना जरूरी क्यों है? क्योंकि दुनिया का लगभग 20% तेल हर रोज यहीं से गुजरता है। एक तरह से ये ईरान का सबसे बड़ा नॉन न्यूक्लियर हथियार है। अगर ईरान ने इसे बंद कर दिया तो वो पूरी दुनिया की एनर्जी सप्लाई को बंधक बना सकता है। और इसका असर कितना बड़ा होगा वो इन आंकड़ों से समझिए। जापान की एनर्जी जरूरत का 80%, भारत का 50% और चीन का 40% तेल इसी पतले से रास्ते से आता है। सोचिए, यहां अगर जरा सी भी गड़बड़ हुई तो इन देशों की पूरी इकोनॉमी हिल जाएगी। और खुदा न खास्ता अगर ये लड़ाई एक फुल स्केल वॉर में बदल गई तो इसके नतीजे बहुत भयानक होंगे। दुनिया भर में तेल और गैस के दाम आसमान छूने लगेंगे। पूरी ग्लोबल सप्लाई चेन ठप पड़ जाएगी। समंदर के नीचे जो इंटरनेट केबल्स हैं उनको भी खतरा है। और इन सबसे बढ़कर सबसे बड़ा खतरा है इस लड़ाई के एक न्यूक्लियर वॉर में बदल जाने का। तो आखिर में सवाल बस एक ही है, क्या ये शैडो वॉर, ये छिपी हुई जंग एक ऐसी आग बन सकती है जो पूरी दुनिया को जला दे? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब तो सिर्फ वक्त ही देगा, लेकिन जिसके नतीजे शायद हम सबको भुगतने पड़े। इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है, हमें कमेंट्स में जरूर बताइए। और अगर आपको ये विश्लेषण पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर करना और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। धन्यवाद।